सबसे पहले देखिए, ध्यान दीजिए, अमलगमेशन। अमलगमेशन क्या होता था? तो अमलगमेशन क्या होता था, जब दो कंपनी मिलकर के एक न्यू कंपनी फॉर्म करते थे, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते थे कि अमलगमेशन का सिचुएशन है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी क्या है, एक्स है, दूसरा क्या है, वाई। एक कंपनी हो गया एक्स, दूसरा हो गया वाई। अब इस एक्स वाई मिल करके यहाँ जेड कंपनी फॉर्म करेगी, तो उस टाइम में क्या बोला जाता है, उस सिचुएशन को, तो यहाँ पे बोला जाता है ये अमलगमेशन का सिचुएशन है। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब यहाँ पे क्या बोला कि मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो अकाउंटिंग के लिए, अमलगमेशन के लिए, अकाउंटिंग के पर्पज से अमलगमेशन को दो तरह से बांटा गया है। एक सबसे पहला मेथड क्या हो गया, तो यहाँ पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। एंड दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा मेथड है यहाँ पे परचेज मेथड। तो हम लोग दोनों ही मेथड जानेंगे कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या होता है, जिसे मर्जर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो इसे मर्जर भी बोला जाता है। और एक हो गया परचेज मेथड। तो ये हम लोग दोनों जानेंगे, बट उससे पहले आप लोग कॉपी में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए मर्जर या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। यहाँ मर्जर या पूलिंग ऑफ ये डी नहीं है, एल है, एक सेकेंड। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट में मर्जर या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। इसमें इफ FOLLOWING if following condition are satisfied, it is called merger। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसे मर्जर बोला जाता है। इसमें फर्स्ट नंबर पे इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर होल्डिंग एट लीस्ट 90% equity share capital agreed to become equity shareholder of new company। ब्रैकेट में लिखिए इट मीन्स मैक्सिमम डिसेंटिंग इक्विटी शेयर equity shareholder can be %10 of equity shareholder of equity share capital। 10% of equity share capital। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट लिखिए आप लोग। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में सच इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन डिसेंटिंग, ब्रैकेट में अदर देन
dissenting should accept only equity share in consideration except cash for fraction। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिखिए आप लोग। ऑल एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी all assets and liability should be taken over by new company, should be taken over by new company। फोर्थ पॉइंट लिखिए, assets and liabilities should not be revalued। तो यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी रिवैल्यू नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट फिफ्थ कंडीशन लिखिए, न्यू कंपनी शुड कंटिन्यू new company should continue same old business of old company। तो ये हम लोग का हो गया फिफ्थ कंडीशन। एक बार लिख लीजिए आप लोग। ये आप लोग लिख लिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या समझ गए थे कि अमलगमेशन में दो कंपनी मिल करके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है, तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम लोग अगर अमलगमेशन बोलते हैं। अमलगमेशन का दो मेथड होता था, एक होता है परचेज मेथड, दूसरा क्या होता है मर्जर या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड या मर्जर होने के लिए कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि जो यहाँ पे ओल्ड कंपनी है, जो कंपनी ओल्ड कंपनी है, जहाँ जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, ओल्ड कंपनी है, तो एक्स एंड वाई के इक्विटी शेयर होल्डर कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पे जेड का इक्विटी शेयर बनेगा, होल्डर बनेगा। तो यहाँ एक्स वाई जेड जितना भी 100 होगा एक्स वाई जेड में, मान के रखो इस केस में है एक्स का इक्विटी शेयर कितना है 1 लाख है और वाई का कितना है 2 लाख है। तो इस केस में 1 लाख का 90% जेड का इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहिए और 2 लाख का 90% जेड का इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में एक बार फिर से कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर। ये तो हम लोग का फर्स्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 90% इक्विटी शेयर होल्डर बन रहा है इसमें 90%, तो बचा हुआ 10% बचा, तो 10% यहाँ पे मैक्सिमम 10% तक क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम 10% तक डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो सकता है, मतलब 10% मना कर सकता है, तो उतना चलेगा, बट उससे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन हो गया कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा, जो ओल्ड कंपनी का रहेगा वो न्यू कंपनी में। फिर यहाँ पे क्या बोला सेकंड कंडीशन में, सच इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग को छोड़ करके बाकी सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करेगा इक्विटी शेयर किसके, कंसिडरेशन के बदले में।
जो कुछ भी कंसिडरेशन होगा उस कंसिडरेशन के बदले में 90% जैसे बोला ना, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला कि 90% दूसरे कंपनी का जो न्यू कंपनी होगा उसका इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कंडीशन होगा, जो भी यहाँ पे कंसिडरेशन होगा, जो ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर का कंसिडरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होगा जो 90% का, प्लस में अगर कुछ फ्रैक्शन में आता है तो फ्रैक्शन के बदले यहाँ पे कैश भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये हम लोग का सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन में क्या बोला कि जितना भी एसेट हो, लाइबिलिटी हो, जो भी मतलब लाइबिलिटी हो गया, फिर उसके बाद रिजर्व हो गया, ये सब सारा न्यू कंपनी लेकर के चले जाएगी। एंड उसके बाद एसेट एंड लाइबिलिटी का कुछ भी रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ कंडीशन में हम लोग को देखना है कि जो ओल्ड कंपनी का बिजनेस था वो न्यू कंपनी का बिजनेस है कि नहीं है। तो एक बार फिर से देख लीजिए 5 कंडीशन, मैं नीचे लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या था? तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग का कि 90% क्या, तो इक्विटी शेयर होल्डर ये होना चाहिए। एक सेकेंड, ये रहा हम लोग के पास फर्स्ट कंडीशन। एक सेकेंड, हाँ 90% इक्विटी शेयर होल्डर किसका होना चाहिए? ओल्ड कंपनी का इज इक्वल टू न्यू कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर। तो कम से कम 10 इतना हो गया, 90% इक्विटी शेयर होल्डर होगा न्यू कंपनी का। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला कि मैक्सिमम डिसेंटिंग कितना हो सकता है? इज इक्वल टू 10%। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितना हो सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ 10%। तीसरा कंडीशन, जितना भी एसेट है, जितना भी लाइबिलिटी है, ये टेक ओवर कौन करेगा? तो टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो जो भी एसेट होगा, जो भी लाइबिलिटी होगा, वो न्यू कंपनी लेकर के चली जाएगी। फोर्थ कंडीशन में जो भी एसेट है एंड लाइबिलिटी है इसका नॉट टू बी रिवैल्यूएट। तो यहाँ पे जो भी एसेट है लाइबिलिटी है उसका रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन में कि बिजनेस इज इक्वल टू ओल्ड कंपनी बिजनेस। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस होगा न्यू कंपनी का, वही ओल्ड कंपनी का जो भी बिजनेस था वही न्यू कंपनी का भी बिजनेस यहाँ पे होना चाहिए। एक बार फिर से पांचों कंडीशन मेरे साथ बोलिए। तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा यहाँ पे न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर। सेकंड कंडीशन क्या था? तो हम लोग को यहाँ पे 90% हो गया। उसके बाद 10% डिसेंडिंग शेयर होल्डर मैक्सिमम हो सकता है। उसके बाद जो भी एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, वो टेक ओवर करेगा न्यू कंपनी। एंड फोर्थ कंडीशन में यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन में क्या बोला? तो यहाँ पे जो भी बिजनेस होगा किसका? ओल्ड कंपनी का, वही बिजनेस होना चाहिए न्यू कंपनी का। तो ये कंडीशन आप लोग को समझ में आ गया कि मर्जर कब केस होगा? तो मर्जर केस में होने के लिए 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहाँ पे 5 में से कोई भी कंडीशन, सारे ही के सारे कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा तो उस टाइम में यहाँ पे मर्जर का है, मर्जर बोलेंगे हम लोग, नहीं तो मर्जर नहीं बोलेंगे। नहीं तो बाकी केस में क्या बोलेंगे? अदर केस में, तो अदर केस में बोलेंगे हम लोग परचेज बोलेंगे। तो ये देख लीजिए आप लोग बुक में। तो बुक में क्या, तो मेथड यहाँ पे 2 मेथड हो गया। एक सबसे पहला कौन सा था? यहाँ पे पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। दूसरा क्या हो गया? परचेज मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के लिए यहाँ पे 5 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जो यहाँ पे 5 कंडीशन यहाँ पे नीचे दे रखा हुआ है, दे रखा हुआ है कि नहीं? मतलब मैं स्टार्टिंग में तो नहीं दे रखा हुआ, एक बार चेक कर लीजिए कहाँ पे दे रखा हुआ। मैं आप लोग को मार्किंग करा देता हूँ। ये रहा टाइप्स ऑफ अमलगमेशन में, टाइप्स ऑफ अमलगमेशन में AS14 होता है अमलगमेशन के लिए, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जिसमें क्या है? अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। तो मर्जर केस होने के लिए यहाँ पे 5 कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट में क्या हो गया? ऑल एसेट लायबिलिटी, फिर 90% वाला हो गया, फिर कंसिडरेशन जो भी होगा वो इक्विटी शेयर में ही रिसीव करेगी। अच्छा, ये मैंने आप लोग को बताना भूल गया था। सेकेंड कंडीशन हम लोग का था मैक्सिमम डिसेंडिंग शेयर था फर्स्ट ही कंडीशन में। यहाँ पे मैक्सिमम डिसेंटिंग था फर्स्ट कंडीशन में जो 10% हो सकता है। एंड सेकेंड कंसिडरेशन में, मतलब सेकेंड में था कि कंसिडरेशन इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन ओल्ड कंपनी वाला लेगी, जो भी ओल्ड कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो जो भी कंसिडरेशन लेगी वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए। और ये डिसेंटिंग जो है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, इसका कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को सोचना है जो इक्विटी शेयर होल्डर बन रहा है न्यू कंपनी में, वो न्यू कंपनी के कंसिडरेशन में न्यू कंपनी से इक्विटी शेयर होल्डर ही, इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेगी। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ये सेकंड कंडीशन हम लोग का था।
तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हम लोग के पास सेकंड कंडीशन में बोला 90%, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे बोला कि जो भी एसेट है लायबिलिटी है वो न्यू कंपनी का हो जाएगा, और उसके बाद थर्ड कंडीशन में बोला कि वहीं इक्विटी शेयर के बदले इक्विटी शेयर, फिर यहाँ पे द बिजनेस ऑफ, तो यहाँ पे बिजनेस भी सेम होना चाहिए, और नो एडजस्टमेंट इंटेंडेड टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे रिवॉल्यूशन कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन में हम लोग को बोला, तो एक बार आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर कितना है, तो पेज नंबर 5.5 है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, और या आप लोग ये नोट से भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये समझ में आ गया आप लोग को कि मर्जर का केस कब होता है, तो जब 5 कंडीशन सेटिस्फाई होता था। फर्स्ट कंडीशन में कितना था कि 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनना चाहिए, न्यू कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर, इसका मतलब मैक्सिमम डिसेंडिंग होना चाहिए 10%। दूसरा कंडीशन में था कि कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल एक्सेप्ट करेगी जो ओल्ड कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर है, प्लस में डिसेंडिंग शेयर होल्डर है वो कुछ भी कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर सकती है। थर्ड कंडीशन में यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी, जो भी एसेट एंड लायबिलिटी होगा वो टेक ओवर करके ले जाएगी न्यू कंपनी, और एसेट एंड लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। पांचवा कंडीशन में जो बिजनेस था ओल्ड कंपनी का वही बिजनेस होना चाहिए न्यू कंपनी का। तो ये हम लोग का पांचों कंडीशन हो गया। अब एक बार जर्नल एंट्री रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, जो मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीडियो में हम लोग देखे होंगे, फर्स्ट सेकंड में जो भी वीडियो में देखे थे, एक बार जर्नल एंट्री आप लोग रिवाइज कर लीजिए। ये हो गया परचेज के लिए इस साइड में, और इस साइड में क्या चीज के लिए हो गया, मर्जर के लिए। तो परचेज के लिए, मर्जर के लिए, दोनों ही केस में फर्स्ट एंट्री क्या होता था, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग का यहाँ होता था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री होता था, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहाँ पे होता था परचेज कंसिडरेशन से। तो परचेज कंसिडरेशन तो आप लोग पहले वाले वीडियो में सीख करके आए होंगे। अब यही अगर मर्जर का केस होता है, मर्जर का केस अगर होता है, तो उस टाइम में जो भी एसेट लायबिलिटी रिजर्व सरप्लस ये सब सारा कौन लेकर के जाती हैं, मर्जर में केस में ले जाती हैं। तो इस केस में एंट्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। यहाँ परचेज के बदले क्या आ गया, तो यहाँ पे मर्जर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। अब सेकेंड एंट्री में क्या होता है, जो भी एसेट होता है, जो भी एसेट जैसे सन्ड्री एसेट, जो भी एसेट हो गया, टू सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी एसेट हो गया, जो भी लायबिलिटी हो गया, टू यहाँ जो बिजनेस परचेज डेबिट किए थे तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, तो टू बिजनेस परचेज। और जो भी बैलेंसिंग अगर फिगर आता है, क्या आता है, बैलेंसिंग फिगर आता है, तो उस टाइम अगर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर होगा तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। क्रेडिट में आता है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व। अगर यही डेबिट में आता है तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग गुडविल में लिखते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री क्या हुआ, एक बार फिर से, तो सेकेंड एंट्री में जो भी एसेट होगा वो टेक ओवर करेगी न्यू कंपनी। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आता है, अगर क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है तो यहाँ पे आएगा कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज है तो उस टाइम में क्या आएगा, तो यहाँ पे गुडविल आने वाला है। अब इसका सेकेंड एंट्री देखिए, इसमें सेकेंड एंट्री क्या होगा, जो भी सन्ड्री एसेट होगा ये डेबिट हो गया, जो भी सन्ड्री लायबिलिटी होगा ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस भी आने वाला है। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी आने वाला है। ये आप लोग याद रखिए कि मर्जर में रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है, बिकॉज जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है वो न्यू कंपनी लेकर के चली जाती है। और टू क्या हो जाएगा, तो टू यहाँ पे बिजनेस मर्जर के यहाँ डेबिट हुआ था तो बिजनेस मर्जर को हम लोग करेंगे क्रेडिट। और इस टाइम में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो बैलेंसिंग फिगर सिर्फ और सिर्फ जाएगा यहाँ पे जनरल रिजर्व में। ये आप लोग याद रखिएगा। तो सेकेंड एंट्री में बैलेंसिंग फिगर होता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एंट्री हम लोग परचेज कंसिडरेशन से करेंगे, जो भी परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे चाहे नेट एसेट मेथड में या नेट पेमेंट मेथड में। तो फर्स्ट एंट्री परचेज कंसिडरेशन से, सेकेंड एंट्री जो भी एसेट होगा, जो भी लायबिलिटी होगा वो टेक ओवर करेगी न्यू कंपनी, प्लस में जो भी अगर परचेज का केस है तो यहाँ पे टू बिजनेस परचेज करेंगे, अगर मर्जर का केस है टू यहाँ पे बिजनेस मर्जर करेंगे, और प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस मर्जर में एक एक्स्ट्रा आता है जो टेक ओवर करती है न्यू कंपनी, प्लस में बैलेंसिंग फिगर अगर आता है परचेज के केस में तो उस टाइम में अगर क्रेडिट साइड में आया तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखेंगे, अगर डेबिट साइड में आया तो यहाँ पे हम लोग को गुडविल लिखना है, अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज आया तो। और इस टाइम में बैलेंसिंग फिगर कुछ भी आता तो हम लोग लिखते हैं जनरल रिजर्व में। तो ये हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया। अब इसके बाद थर्ड एंट्री में आ जाइए। तो थर्ड एंट्री में लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे, तो लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट, ये दोनों ही केस में सेम हो जाएगा।
टू, इसे दे सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, इसे दे सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्रैक्शन का जो भी पैसा आता है वो कैश में दे सकते हैं, या अगर सब बोलता है कि कैश में देना तो यहाँ पे हम लोग कैश में भी दे सकते हैं। और इस टाइम में भी मर्जर के केस में भी यहाँ पे सेम एंट्री हो जाता है। तो देखिए मर्जर में फर्स्ट और सेकंड एंट्री में यहाँ पे डिफरेंस में, तो फर्स्ट एंट्री में क्या था डिफरेंस कि बिजनेस परचेज के बदले बिजनेस मर्जर लिखना है। फिर सेकंड एंट्री में क्या डिफरेंस था, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करना है कंपनी को। और यहाँ अगर बैलेंसिंग फिगर होता है तो मर्जर के केस में जनरल रिजर्व होगा, यही उसके केस में परचेज के केस में अगर क्रेडिट में शॉर्टेज है तो उस टाइम में हम लोग को करना है क्रेडिट कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट में शॉर्टेज है तो उस टाइम में हम लोग को करना है गुडविल। ये हम लोग का थर्ड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री में तो लिक्विडेटर को हम लोग पेमेंट करें तो ये तो सेम ही हो जाएगा। और फोर्थ एंट्री में, तो फोर्थ एंट्री में डिवेंचर के लिए, तो यहाँ पे डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी, डिवेंचर ऑफ ओल्ड कंपनी को हम लोग डेबिट करेंगे टू न्यू डिवेंचर, जो भी न्यू डिवेंचर होगा वो हम लोग दे देंगे। ये भी क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम एंट्री आने वाला है। तो फोर्थ एंट्री में आप लोग का सेम हो गया। फिफ्थ एंट्री में आ जाइए, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। तो देखिए एक्सपेंस के पेमेंट करने के लिए फिफ्थ एंट्री में यहाँ पे एक्सपेंस पेमेंट किया जाता है गुडविल से, बिकॉज जो भी हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आया था डेबिट में तो वो तो हम लोग गुडविल में लिखते हैं ना, तो यहाँ पे पेमेंट किया जाता है गुडविल टू कैश या बैंक, गुडविल टू कैश या बैंक। और इस टाइम में गुडविल तो नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे, कैश या बैंक से पेमेंट करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोग को। देखिए अगर डेबिट में शॉर्टेज आता तो हम लोग गुडविल लिखते थे सेकंड एंट्री में, तो इसलिए अगर पेमेंट करें एक्सपेंस का तो हम लोग गुडविल को डेबिट करके कैश लिखेंगे। किस केस में, तो परचेज के केस में। अगर यही मर्जर का केस होता तो उस टाइम हम लोग जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे और यहाँ कैश में पेमेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट में आ जाइए, ये तो हम लोग का कितना हो गया, फिफ्थ नंबर एंट्री। अब सिक्स्थ नंबर एंट्री में फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, फॉर क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उस टाइम में स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करने टाइम में हम लोग को अमलगमेशन, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा वो हम लोग क्रिएट कर देंगे। किस केस में, तो ये हम लोग का परचेज का केस है। और यही मर्जर का अगर केस होगा तो मर्जर के केस में यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट नहीं किया जाता, तो यहाँ लिख दीजिए नो एंट्री। तो ये भी समझ में आ गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व जब भी क्रिएट करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा, तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ये हम लोग का हो गया सिक्स्थ एंट्री। अब स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या क्या आता है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम लोग को आएगा इन्वेस्टमेंट अलायंसेस रिजर्व, उसके बाद फॉरेन प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व। और इसी तरह का जो भी रिजर्व होता है अगर सम से बोलता है तो वो रिजर्व हम लोग को क्रिएट करना होता है, स्टैट्यूटरी रिजर्व। और यही परचेज के केस में हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट भी उसमें जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टैट्यूटरी रिजर्व वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में जाने वाला है। तो ये हम लोग का एंट्री हो गया। फिर अगर कोई कंट्रा एंट्री होता है 7 नंबर पे, अगर कोई कंट्रा एंट्री होता है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो कंट्रा एंट्री होगा तो अगर डेटर क्रेडिटर के लिए मान लो कंट्रा एंट्री हुआ तो हम लोग क्रेडिटर को डेबिट करेंगे बिकॉज उसको कम करना है, और डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो इस टाइम आता है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये आ जाएगा सेम एंट्री मर्जर के केस में भी। और एट्थ में अगर कोई भी सम्स में रिक्वायर्ड है कोई जर्नल एंट्री तो उस तरह से हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। आप जर्नल एंट्री आप लोग को अच्छे से आ जाना चाहिए समझ में। जर्नल एंट्री में क्या क्या था, तो फर्स्ट एंट्री हम लोग का था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये परचेज के केस में, यही अगर मर्जर का केस होता था हम लोग को क्या करते थे, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या करते थे हम लोग, तो जो भी सनरी एसेट होता था, जो भी सनरी लायबिलिटी होता था उसे टेक ओवर करते थे, और बिजनेस परचेज जो हम लोग फर्स्ट एंट्री में डेबिट किए थे उससे क्रेडिट करके कैंसिल कर देते थे। और अगर कुछ भी बैलेंसिंग फिगर आता था परचेज के केस में तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करते थे। अगर क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है तो उस टाइम में कैपिटल रिजर्व, अगर डेबिट साइड में शॉर्टेज है तो गुडविल में।
अगर यही मर्जर का केस होता था तो सन्ड्री एसेट को डेबिट करते थे, सन्ड्री लायबिलिटी को क्रेडिट करते थे, और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस भी आता था। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस को भी हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे प्लस में। इस टाइम में अगर और प्लस में बिजनेस जो मर्जर डेबिट था उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये भी हो गया। अगर इस टाइम में कुछ भी अगर डिफरेंसेस आता तो उस टाइम में हम लोग को ट्रांसफर करना होता था जर्नलिज्म में। तो ये हम लोग का हो गया थर्ड एंट्री। सेकंड एंट्री हो गया। थर्ड एंट्री में लिक्विडेटर को हम लोग पेमेंट करेंगे। लिक्विडेटर को इक्विटी शेयर कैपिटल दे सकते हैं, प्रेफरेंशियल कैपिटल दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम दे सकते हैं, प्लस में हम लोग को कैश दे सकते हैं। फिर फोर्थ एंट्री में क्या था, अगर पेमेंट का एक्सपेंस करते हैं तो पेमेंट के एक्सपेंस करने टाइम में गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश, और इस टाइम में आ जाएगा मर्जर केस में जर्नलिज्म अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे कैश आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करते थे, अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट करना होता तो उस टाइम में हम लोग एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये हम लोग का किस केस में आता था, तो ये हम लोग का आता था परचेज के केस में। अगर मर्जर का केस होता तो उस टाइम में कोई एंट्री नहीं होता था। अगर डिबेंचर होल्डर है, अगर डिबेंचर है ओल्ड कंपनी का, तो ओल्ड कंपनी के डिबेंचर को डेबिट करके न्यू कंपनी का डिबेंचर इशू कर दिया जाता था। उसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे नॉर्मली करते हैं हम लोग उसी तरह से कर देंगे। अगर और भी कोई एंट्री होगा तो हम लोग को करना होगा। इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट वाले वीडियो हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन देखेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए नेक्स्ट वीडियो में।